हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशलेंद्र प्रताप सिंह आपका अपने चैनल KPS SSC अड्डा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके सामने सिंधु नदी तंत्र की वीडियो लेके आया हुआ हूं। इसके पहले मैंने आपको भूगोल में अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वीडियो अपने चैनल पर दे रखी है। आप लोग उसे देख लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो ये देखिए, ये नॉर्थ साइड का जो है हिस्सा है भारत के मानचित्र का नॉर्थ साइड का हिस्सा है। इसको देखकर आप समझ गए होंगे, अगर आपको नदियों के बारे में थोड़ा भी पता होगा, कि हम लोग किधर की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे भारत की जो नदियां हैं वो मुख्यतः दो भागों में मानचित्र के हिसाब से बांटी गई हैं, जैसे कि हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो ये सिंधु नदी तंत्र हिमालय नदी का भाग है, हिमालय नदी का भाग है। तो इसको हम लोग देखते हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से नदियां टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एक करके सारी नदियों को पढ़ लेंगे। पहले हम लोग सिंधु नदी के बारे में आज पढ़ेंगे और इसकी सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं कि कहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक, तो सिंधु नदी मुख्यतः चीन, भारत और पाकिस्तान, यही तीन जगह बहती हैं। ठीक, तो निकलती कहां से? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क पूछाता है उद्गम कहां से होता है। तो उद्गम देखिए, चीन में तिब्बत में मानसरोवर के निकट, मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद है, उससे जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। देखिए, एग्जाम में तो सिर्फ इतना पूछा जाता है, ऑप्शन दिया रहेगा मानसरोवर झील दिया रहेगा, या बहुत दे दिया जाएगा तो कैलाश पर्वत या तिब्बत दे दिया जाएगा। ठीक, पर मान लीजिए अगर ये भी दे दिया जाता है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि बोखरचू के निकट हिमनद से। तो जैसे मानसरोवर झील भी अगर आपको देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैलाश पर्वत देता है तो भी आप केवल कैलाश पर्वत दिया रहता है तो भी आप टिक मार देंगे, और अगर ये लिख देता है बोखरचू के निकट हिमनद से तो भी आप टिक मार देंगे। ठीक, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन को आप टिक मार सकते हैं। मेनली आज तक क्वेश्चन पूछा गया है उसमें मानसरोवर झील का ही ऑप्शन रहता है। ठीक, तो ये यहाँ से निकलती है, देख रहे हैं जैसे कि मैंने बनाया हुआ है नीली लाइन, ये सिंधु नदी जा रही है और ये भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में। और सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, ठीक ना, इंडस रिवर। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। तो जब ये लद्दाख से निकलती है, ठीक, लद्दाख से निकलने के बाद पाकिस्तान की तरफ आती है, पाकिस्तान में आती है, गिलगित, बलूचिस्तान और अटक की पहाड़ियों से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, मतलब इसका अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। ठीक, तो उद्गम आपका क्या हो गया? मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट हिमनद से। ठीक, अच्छा, तो अब इसका कुछ देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंधु नदी का क्या क्या पूछ सकता है आपसे। तो देखिए, इसका कुल क्षेत्रफल है 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। भारत में इसका क्षेत्रफल है 3,21,289 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, और इसकी कुल लंबाई 2880 है, किसी बुक में आपको 2900 राउंड फिगर में लिखा रहता है। ठीक, ये NCERT का डाटा है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। ठीक, तिब्बत में इसका नाम, जैसे कि आपको ये जल्दी नहीं मिलेगा कहीं पे,
तिब्बत में इसका नाम सिंगी खवान है या शेरमुख है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि तिब्बत में इसका क्या नाम है, तो इसका तिब्बत में नाम सिंगी खवान है या शेरमुख आप कह सकते हैं। ठीक, अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सहायक नदियां जैसे मानचित्र में आप देख रहे हैं तो सतलुज है, ठीक, रावी है, चेनाब है, ठीक ना, व्यास है और झेलम है। ठीक, तो इसको आप याद कर सकते हैं, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम और व्यास। ठीक ना, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बहुत सारी ट्रिक भी हैं, उनसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप इधर ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है ये जो है सिंधु नदी जाती है, तो इसके लिए एक ट्रिक देखिए। जैसे कि छोटा सा ट्रिक है, तमिल, ता मतलब तिब्बत, तिब्बत में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ठीक ना। और ये देखिए अगर ई को देखें तो ये अगर तामाइल, तामिल, तामिल, तो ई से इंडिया में कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में, ठीक ना। और तो आपको ये पता चल जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं हम थोड़ी बहुत ट्रिक लगा के, ठीक ना। सतलुज, रावी, चेनाब, व्यास और झेलम, ये इसकी 5 जो है कितनी ना, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम और व्यास, सतलुज 5 नदियां हैं। 5 नदियों से ही पंजाब का नाम, 5 नदियां पंजाब में बहती हैं, इसलिए इनका नाम इसलिए पंजाब का नाम पंजाब है, ठीक ना। तो देखिए, तो ये भारत में जो सहायक नदी आती है आपकी सतलुज, तो सतलुज कहाँ से आती है? सतलुज का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सतलुज का उद्गम स्थान आपका राक्षस ताल, तिब्बत में ही है। तिब्बत में राक्षस ताल से जो है ये सतलुज निकलती है। और सतलुज कहाँ निकलती है? ये सिंधु नदी जो है ये इसके 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक पैरेलल चलती है। 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के पैरेलल चलती है। फिर ये कहाँ आती है? देखिए, फिर ये भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी में, भारत में ये देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी ये चल रहा है आपका, इधर के हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक ना, इधर की ओर आपका सारा हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला में प्रवेश करती है और वहां से पंजाब के मैदान में आती है, ठीक ना, वहां से पंजाब के मैदान में आती है और पंजाब के मैदान से होते हुए आगे चल के आपका जो है ये चेनाब में मिल जाती है, ठीक ना, चेनाब में मिल जाती है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि भारत में कहाँ पे, भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकिला से पंजाब मैदान में प्रवेश करती है और किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। ठीक, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं व्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए ये व्यास नदी आपको दिख रही है नीले नीले कलर से, ठीक ना। ये देखिए व्यास नदी आपको दिख रही है, ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। तो हिमाचल प्रदेश से कहाँ से निकलते हिमाचल प्रदेश में? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड है। तो व्यास कुंड है इसीलिए इसका नाम जो है व्यास नदी है, ठीक ना। और वहाँ से निकल के कहाँ आती है? पंजाब के मैदान में, पंजाब के मैदान में देखिए पंजाब जो है आ रहा है, पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और हरिके के पास, यहाँ जो है जहाँ ये सतलुज से मिल रही है, देखिए सतलुज जो तिब्बत से आ रही थी, ये हरिके के पास, पंजाब के हरिके के पास जो है ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, सतलुज में मिल जाती है, ठीक ना। केवल व्यास नदी ही सिर्फ सतलुज में मिलती है, बाकी सारी नदियाँ चेनाब में मिलेंगी। चेनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक ना। अब देखते हैं, देखिए व्यास हो गया ये आपका, और देखिए रावी, रावी क्या है? रावी भी देखिए हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यहाँ देखिए ये जो व्यास है ये भी कुल्लू की पहाड़ियों से होते हुए जाती है, जो व्यास है ये भी कुल्लू की पहाड़ियों से होते हुए जाती है। रावी देखिए ये हिमाचल प्रदेश से ये भी निकल रही है और कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है, कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है। देखिए यहाँ से निकली और ये आके पाकिस्तान में चेनाब से मिल गई, पाकिस्तान में आके चेनाब से मिल गई। ये देखिए सतलुज भी आके चेनाब से मिली हुई है और व्यास आके किससे मिली हुई है? सतलुज से मिली हुई है, ठीक है। तो ये भी आके पाकिस्तान में किससे मिल जाती है? चेनाब से। चेनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक ना। अब आइए देखते हैं चेनाब कहाँ से निकलती है। चेनाब जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है
और ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। देखिए अब 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकल गई, एक व्यास निकल गई हिमाचल प्रदेश से, ठीक ना, और ये रावी भी हिमाचल प्रदेश से निकल गई और चेनाब भी हिमाचल प्रदेश से निकल गई। पर चेनाब के साथ एक और छोटी सी कहानी है कि चेनाब जो निकलती है बारालाचा दर्रे से, बारालाचा दर्रे से हिमाचल प्रदेश से चेनाब निकलती है। पर उस समय बारालाचा दर्रे से चेनाब नहीं निकलती, चंद्र और भागा नाम की 2 सरिताएं निकलती हैं जो आगे चल के जो है हमें कहाँ पे मिल जाती हैं, तांडी, हिमाचल प्रदेश में टांडी में मिलकर उनका नाम चंद्रभागा हो जाता है। दोनों मिल जाती हैं तो चंद्रभागा हो जाता है, जिसको हम लोग चेनाब कहते हैं। तो चेनाब का दूसरा नाम चंद्रभागा भी होता है, ठीक ना। और ये भारत में जो है 1180 किलोमीटर तक बहती है। तो आपको पता चला कि चेनाब क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है और बारालाचा दर्रे से चंद्र और भागा 2 सरिताओं के रूप में निकलती है जो हिमाचल प्रदेश के टांडी में मिल जाती हैं, ठीक ना। और वहाँ से इसका नाम चेनाब या चंद्रभागा हो जाता है, ठीक। और भारत में ये पाकिस्तान पहुँचने से पहले 1180 किलोमीटर तक बहती है, ठीक ना। फिर आके जो है चेनाब जो है पाकिस्तान में जो है किससे मिल जाती है, सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक ना। और देखिए ये झेलम है, झेलम यहाँ से निकली जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकल रही है, ठीक ना, वेरीनाग से निकल रही है झेलम। और झेलम आके पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में किससे मिल जा रही है, चेनाब से मिल जा रही है। फिर चेनाब जो है ये मतलब 5 नदियाँ मिल गई, ठीक ना। देखिए पंजाब से होते हुए पंजाब में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये 5 नदियाँ बहती हैं, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि इसीलिए उसका नाम पंजाब है क्योंकि वहाँ 5 नदियाँ बहती हैं। अब देखिए यहाँ से ये चली, ये सब आके इसमें किसमें मिल गई, जो है चेनाब में मिल गई, ठीक ना। चेनाब में जब मिल गई तो ये चेनाब जो आगे चल के सिंधु नदी में मिला तो वो पाकिस्तान में जिस जगह पे मिलता है वहाँ पे इसको मिठानकोट, पाकिस्तान में उसका नाम मिठानकोट है। और वहाँ से आके आपको बलूचिस्तान गिलगित होते हुए अटक की पहाड़ियों से होते हुए जो है यहाँ आके अरब सागर में जो है सिंधु नदी मिल जाती है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको मैंने सिंधु नदी की सहायक नदियाँ और सिंधु नदी के बारे में बताया। झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता है, ठीक। इतिहास में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 16 महाजनपद में आपको ये मिल जाएगा कि नदियों का पुराना नाम क्या है, ठीक ना। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये आपको मैंने जो है सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में आपको बताया, जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक। आगे मैं आपको गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बारे में भी बताऊँगा, ठीक, जो हिमालयी नदियाँ हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और सब लोगों को तक पहुँचाइए आप लोग, ठीक ना।